जय हिंद बच्चों। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित आलोक धनवा जी की कविता पतंग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारे पाठ्यपुस्तक की दूसरी कविता है। इसके पहले आपने डॉक्टर हरिवंश बच्चन जी का आत्म परिचय देखा। कविता शुरू करने के पहले हम कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कवि आलोक धनवा जी बिहार के मुंगेर जिले में स्थित बेलबिहमा गांव के थे। इनका जन्म 2 जुलाई सन 1948 को हुआ था। आलोक धनवा जी जनमानस के कवि हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा कविताएं तो नहीं लिखी हैं, लेकिन जो लिखी हैं वो हिंदी साहित्य में इन्हें स्थापित करने के लिए काफ़ी है। इनका एकमात्र कविता संग्रह मिलता है दुनिया रोज़ बनती है, जिसमें बहुत सारी कविताएं इनकी संग्रहित हैं। आलोक धनवा जी का कहना है कि ये एक इत्तफाकन कवि हैं, यानी कवि बाई चांस। तो इनके इस बाई चांस कवि बनने ने हमारे हिंदी साहित्य को ऐसा चांस दिया, ऐसी रचनाएं दी जो हमेशा के लिए हिंदी साहित्य में अपना एक स्थान बना चुकी हैं। आलोक धनवा जी की जो कविताएं हैं उनके आसपास के जीवन से, जो रोज़ हम महसूस करते हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बहुत सारा रहस्यवाद, ऐसा कुछ इनकी कविताओं में नहीं है। हाँ, लेकिन जीवन के प्रति एक जुड़ाव, जीवन का वो बहुत सारा दर्शन रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं इनकी छोटी छोटी कविताओं में मिलता है। आलोक धनवा जी की बहुत ज़्यादा ख्याति हिंदी साहित्य में हुई, बहुत कम रचनाओं के साथ भी, लेकिन उन्होंने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया, अर्थात बहुत ज़्यादा रचनाओं के पीछे ही भागे नहीं, बल्कि कविता लेखन के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी ये सक्रिय रहे। रंगमंच और साहित्य पर बहुत सारे इनके व्याख्यान होते रहते हैं और अभी भी वर्तमान काल में भी ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत हैं और हिंदी को लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बच्चों, आलोक धनवा जी के इस परिचय के साथ चलिए अब हम शुरू करते हैं कविता पतंग। पतंग जो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आपके रोजाना के जीवन से जुड़ी हुई एक बड़ा छोटा सा और बड़ा मज़ेदार सा खेल है। पतंगे उड़ाना बहुत एक उल्लासमय खेल। इस पतंग के माध्यम से बच्चों का ये पतंग उड़ाना, पतंगों के पीछे भागना दौड़ना, इसके माध्यम से कवि ने बहुत सारी बातें कह डाली हैं जो हमें कविता में मिलेगी। इस पतंग के बहाने बच्चों की इच्छाएं, उनकी उमंग, उनकी जीवंतता, उनके क्रियाकलाप इत्यादि चीज़ों का चित्रण मिलता है। वो पतंगें न सिर्फ एक खेल हैं, बल्कि खेल खेल में ही ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमें जीवन के कुछ नियम, जीवन के कुछ दर्शन भी सिखा जाते हैं, जो हम आगे कविता के माध्यम से देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादों गया, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। कवि सबसे पहले कह रहा क्या, सबसे तेज बौछारे गई भादों गया। तेज बारिश का मौसम चला गया, भादों चला गया, अर्थात भादों का महीना तेज बारिश का महीना होता है। भाद्रपद मास भी जिसे हम कहते हैं। बच्चों, ये जो महीना होता है सावन और भादों, ये तेज बारिश के 2 महीने हमारे वर्षा ऋतु में माने गए हैं। भादों गया अर्थात भादों बीत गया, तेज बारिश का मौसम चला गया है और इसके बाद खुलकर सूरज निकलने का समय आ गया है। शरद ऋतु का आगमन हो रहा, वर्षा ऋतु जा चुकी है और शरद ऋतु अब आ रही है। कैसा सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। ये कवि के वर्णन की एक अलग ही विशेषता है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। अभी तक जब तक बारिश थी, खुल के सूरज नहीं निकल पाता था। कभी दिन में दिखाई दिया, कभी दोपहर में, कभी सुबह, कभी शाम को। सुबह भी दिखता था तो वो चमक सूरज में नहीं होती थी, अक्सर बादलों से ढका हुआ, बारिश की नमी से भरा हुआ सूरज चमकता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था। बारिश में
ऐसा रहता है। लेकिन अब बारिश चली गई है, तेज़ बारिश का मौसम गया, शरद ऋतु आ चुकी है और खुल के सुबह हो रही। पूर्व दिशा में लाल सूरज दिख रहा है, उगता हुआ सूरज दिखाई पड़ रहा। लेकिन यहाँ कवि की कल्पना कितनी सुंदर है। वो तुलना किससे कर रहा है? खरगोश की आँखों जैसा। यहाँ कवि सोचने की बात है, कवि खरगोश की आँखों जैसा ही लाल क्यों कह रहा है? बहुत सारी उपमाएं हो सकती हैं लाल के लिए, पर यहाँ जो कवि की कल्पना है कि खरगोश की आंखें लाल होती, सूरज भी वैसा लाल है। उसके साथ साथ जैसे खरगोश की उन आंखें, पूरा खरगोश सफ़ेद सा नरम नरम सा खरगोश और उसके बीच में उसकी लाल आंखें, वैसे ही छोटे छोटे बादल के टुकड़े इधर उधर तैर रहे हैं आसमान में पूर्व दिशा में, और उनके बीच से निकलता हुआ वो सूरज। बड़ा ही सुंदर दृश्य बिंब का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे उपमा अलंकार भी है कि सुबह की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आँखों से। तो यहाँ उपमा अलंकार और दृश्य बिंब दोनों हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे तेज बारिश का भादों का मौसम, भादों का महीना बीत चुका है और अब खुल के सुबह हुई है। पूर्व दिशा में उगता हुआ सूरज ऐसा दिख रहा है जैसे खरगोश की लाल आंखें। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब यहाँ पे जो कवि वर्णन कर रहा है, शरद ऋतु का मानवीकरण उन्होंने किया है। शरद ऋतु को बच्चों के रूप में, मनुष्य के रूप में, बच्चों के रूप में चित्रित किया। बच्चों, इसके पहले आपने कक्षा 10वीं में कवि देव की एक कविता पढ़ी रही होगी, जिसमें वसंत ऋतु को नवजात शिशु के रूप में चित्रित किया गया था। डारी द्रुम पल्लना बिछौना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, कि जहाँ वसंत ऋतु एक नन्हे से बच्चे के रूप में चित्रित किया है। कुछ ऐसा ही चित्रण यहाँ कवि ने किया है। चूँकि वसंत के बाद शरद ऋतु आता तो बच्चा बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि वो साइकिल चला रहा। खैर, तो शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं कि शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए आ रहा है। पुल यानी बाधाओं को, एक से दूसरी जगह पे पहुंच रहा। किसके पहले? शरद ऋतु यानी जो ये सुहावना समय था, अभी तक कहीं था, उसके बीच में वर्षा ऋतु रूपी बाधा आ गई थी। अब उसे पार करके शरद ऋतु आ चुकी है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। इसके साथ साथ बच्चों के साथ कैसे तुलना करें कि चूँकि अब तक बारिश का मौसम था, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। अब खुल के सूरज निकला है, बारिश ख़त्म हो गई, तो बच्चे भी अपने अपने घरों में जो उनकी साइकिलें बंद पड़ी थी उसको धो पोंछ के चमका के निकलते हैं। घंटी बजाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपने दोस्तों के घर के सामने से निकले तो घंटियां बजाते हुए, उनको इशारे करते हुए, बुलाते हुए। वैसे ही शरद ऋतु भी आ गई है, पुलों को पार करते हुए, वर्षा की बाधा को पार करते हुए आ गई है। और उसकी चमकीली साइकिल क्या है? सूरज की चमकीली किरणें। उस चमकते हुए सूरज को देख के पक्षी, पेड़ पौधे, कलियां, लताएं, ये सब खेल उठी हैं। ये कौन सी है? प्रकृति की घंटी। तो इस तरह से जैसे बच्चे अपने अपने घरों से अपनी साइकिल लेके चीखते चिल्लाते खुशी से घंटी बजाते एक दूसरे को बुलाते हुए निकलते हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने साथियों को बुलाते हुए कि पतंगे उड़ाने का समय आ गया है। ऐसी चमकते सूरज के साथ चिड़ियों की चहचहाहट, फूल पत्तियों, ये सब की नई सुबह होती है शरद ऋतु की। अब ये बच्चे निकल पड़े हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ये बच्चे एक दूसरे को बुला रहे हैं और बुला के कहाँ जा रहे हैं? पतंगे उड़ाने के लिए। इनकी खुशियों में
प्रकृति भी इनके साथ है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। यहाँ ये बच्चे पूरी प्रकृति को अपने वश में अपनी तरफ कर लेते हैं। आकाश भी इतना मुलायम हो जाता है, इतना निर्बाध हो जाता है, कोई बाधा नहीं रहती। हवाएं बिल्कुल अनुकूल होती हैं, कहीं बादल नहीं होता है, तेज़ हवा नहीं, धीमी हवा नहीं, यानी इतनी बढ़िया कि पतंगे इनकी उड़ सकें। तो ये पतंगे उड़ाने चल पड़े हैं। आकाश इनका पूरी तरह से साथ दे रहा है। यहाँ आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए एक तरह से स्पर्श बिंब का थोड़ा प्रभाव है। इसके पहले जो हमने पढ़े, नई चमकीली साइकिल, दृश्य बिंब, घंटी बजाना, ध्वनि बिंब, चमकीले इशारे, ये सब दृश्य बिंब के प्रयोग हैं। अब आगे कह रहा कि आकाश तो मुलायम बन गया, वो बच्चों के पक्ष में है, बच्चों के साथ है, उनकी पतंगे उड़ाने के लिए वो भी तैयार है। ये पतंगे उड़ेंगी। कैसी पतंगे? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बच्चों, कवि की कल्पना यहाँ देखिए, या कवि का जो वर्णन करने का तरीका है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। ये पतंगों के रूप में दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ आसमान में उड़ रही है, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ रहा है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ रही है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कवि ने इसे दुनिया की सबसे हल्की चीज़, कागज़, कमानी, ऐसा क्यों कहा? क्या दुनिया में से हल्की चीज़ें नहीं हैं? यहाँ कहने का अर्थ है कि ये बच्चों के वश की बात है कि जो इन पतंगों को ये ऊपर उड़ा रहे हैं, उनकी खुशियों, उनके जोश, उनके उत्साह के सामने दुनिया की हर चीज़ झुक जाती है, आसमान भी उनका साथ देता है। बच्चों, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सबके ऐसे विचार हो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसे हम अगर और भी किसी अर्थ से जोड़ें, या हम थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाएं कि जो कवि का ये कहना है कि ऐसा क्यों कह रहा है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली, क्या दुनिया में इससे हल्की चीज़ें नहीं हैं? बेशक हैं, इससे पतला कागज़ भी है, इससे पतली कमानी भी है, लेकिन यहाँ पे जो कवि कहना चाहता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों की इच्छा से, बच्चों के उत्साह के आगे झुककर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ऊपर उड़ रही हैं, बिना किसी तकनीकी सहायता के, बिना किसी मशीन के, सिर्फ और सिर्फ हवा के सहारे और बच्चों के जोश के सहारे, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विरुद्ध ये ऊपर उड़ रही हैं। इसलिए दुनिया की सबसे ऐसी हल्की चीज़ है जो इन बच्चों की मर्ज़ी से ऊपर जा रही है, उनकी खुशी से ऊपर जा रही है। और जब ये इस मुलायम बने आकाश में पतंगें ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ती चली जाती हैं, तो बच्चों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जैसे जैसे पतंगे ऊपर जाती हैं, बच्चों की सीटियाँ, किलकारियाँ तितली की तरह इधर उधर घूमते, मस्ती करते, उछलते बच्चे, पूरा मैदान ही रंग बिरंगी तितलियों से भर सा जाता है। एक जो वहाँ का वातावरण होता है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, बल्कि उसे देखकर महसूस किया जाता है कि ये बच्चे किस तरह से इस प्रकृति में रच बस कर चले जा रहे हैं। आगे कवि कहता है कि ये पतंग उड़ाते बच्चे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यानी रुई, कॉटन, जो खेतों में हमारे उगता है। ये बच्चों, कपास का एक, जैसे रुई हमें बहुत सारी मिलती है खेतों में, रुई जो हमको कच्ची रुई जिसे कहते हैं, ऐसे मेडिकेटेड रुई भी मिलती है जो हम सर्जिकल यूज़ में लाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कपास शब्द विशेष कवि ने कहना चाहा है। ये कपास जो कच्ची रुई होती है, ये बड़ी पवित्र मानी जाती है और इसे हम अक्सर पूजा के लिए भी प्रयोग करते हैं। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, पूजा पाठ या किसी भी पवित्र काम के लिए अक्सर हम कच्ची रुई का प्रयोग करते हैं।
तो इसे हम पवित्र मानते हैं। बड़ा कोमल सा होता है, सफ़ेद सा। कभी खेतों में खिले हुए कपास को आप देखिए तो बिल्कुल अलग ही दृश्य होता है, और जब ये पूरे पक जाते हैं ना तो तेज़ हवा के ज़ोर से भी उड़ के बिखर जाते हैं। ऐसे नरम होते हैं, कोमल होते हैं, पवित्र होते हैं। तो ये बच्चे भी कैसे होते हैं? कपास की तरह, बड़े कोमल, पवित्र मन वाले, और बिल्कुल कपास की तरह हल्के, मन में कोई छल कपट की भावना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मस्ती में उड़ जाने को हमेशा तैयार। तो ये बच्चे जो कपास की तरह हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। ये बच्चे जो खेलने में बिल्कुल डूबे हुए हैं, लगे हुए हैं, जब वो दौड़ते हैं पतंगे उड़ाने के लिए, उनकी तेज़ी देख के, उन छोटे छोटे बच्चों के पैरों की तेज़ी देखकर ऐसा लगता है कि ये बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, पृथ्वी इनके साथ साथ घूम रही है अपनी दूरी पे। इनकी गति इतनी तेज़ है कि लगता नहीं है कि ये दौड़ रहे हैं, बल्कि साथ साथ इन्हें पृथ्वी भी दौड़ा रही है। वो मजबूर है इनके साथ दौड़ने के लिए। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, बिल्कुल होशो हवास खो के दौड़ते हैं। मैदान हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, छत हो, तप रहे हो, कड़े हो, कैसे भी हों, बेसुध हैं, वो सब कुछ भूले हुए हैं। छतों की कठोरता उन्हें कठोरता नहीं लगती है। छत और मैदान में उनके लिए कोई अंतर ही नहीं रह जाता। ये बच्चे दौड़ रहे हैं। इनके दौड़ने से, इनके खेल की आवाज़ से, इनकी चहचहाहट से, इनके चिल्लाने से दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है बच्चों, जो खुशी के अवसर पर बजाया जाता है। ग्रामीण भाषा में इसे मृदंग भी कहते हैं। तो मृदंग का बजना मंगल सूचक होता है। तो ये बच्चे की आवाज़ चारों दिशाओं में मृदंग की तरह गूंज रही है। अर्थात कवि ये भी कहना चाहता है कि जहाँ इन बच्चों की खिलखिलाहटें गूंज रही हैं, जहाँ ये बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, निश्चित रूप से वह जगह, वो स्थान बड़ी मंगल सूचक है। निश्चित रूप से जहाँ बच्चे खुश हैं वहाँ समाज ज़रूर खुश होगा, दुनिया ज़रूर खुश होगी। तो बच्चे की आवाज़ें मृदंग की तरह मंगल सूचक है। यहाँ भी उपमा अलंकार और ध्वनि बिंब, श्रव्य बिंब दोनों का प्रयोग किया गया है। ऊपर ऐसे ही जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। ये एक प्रतीकात्मकता है बच्चों। कविता में कहीं कहीं हमें प्रतीकात्मकता मिलती है कि जो मिलती जुलती उपमा से है, पर बिल्कुल उपमा अलंकार नहीं कह सकते। एक का दूसरे में एग्जाम्पल दिया हुआ होता है, उदाहरण के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से स्पष्ट किया होता है कि जैसे बच्चे कपास ला रहे हैं तो कपास के सारे प्रतीक हम बच्चों के साथ जोड़ते हैं। वैसे ही आगे देखते हैं अब हम। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। पेंग भरना बच्चों, पेंग भरना एक शब्द है जो झूला झूलने के उसमें प्रयोग किया जाता है। ये पेंग भरना, जैसे आप लोगों ने तो झूला आजकल देखा होगा जो पार्क में रहते हैं, या सिंगल या दो लोग बैठ के झूल सकें। बच्चों पहले गांव में सावन के महीने में जब बड़े बड़े झूले पड़ते थे पेड़ों पे, खूब बड़ी बड़ी पट्टियाँ पड़ती थी और उस पर 5-5, 6-6 लोग झूलते थे। तो उसमें किनारे की तरफ 2 लोग खड़े रहते थे जो धक्का देते थे, एक दूसरी तरफ से और दूसरा दूसरी तरफ से। तो झूला ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता था, लहराता था। इसे पेंग मारना भी कहते हैं, कहीं कहीं झोंका देना भी इससे कहते हैं। तो ये पेंग मारना या झोंका देना झूला से संबंधित शब्द है। तो पेंग मारने या झोंका देने के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता था, जो भी पुरुष या स्त्री रहते थे उस पे किनारे पे, वो उनके अंदर एक लचीलापन होता था कि जो बिल्कुल सही समय देख के उसे एक दबाव, एक स्थिति पे देते थे कि झूला ऊपर जाता था। यानी एक लचीलापन उनमें होता था, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती थी शरीर में, बड़ी तेज गति से और बिल्कुल समय पे, सही समय पे सही काम करना। तो ये बच्चे जब पतंगे उड़ा रहे हैं, पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, कि बिल्कुल पतंगे उड़ाते उड़ाते वो कितना झुक जाते हैं, कब आगे की तरफ कब पीछे की तरफ, कितना लचीलापन उनके शरीर में है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पता भी नहीं चल पाता है।
यहाँ भी एक प्रतीकात्मकता उन्होंने की। एक पेंग भरने वाला व्यक्ति जैसा लचीलापन उसके शरीर में होता है कि बिल्कुल सही समय पे वो पेंग मारता है या झूले को दबाव देता है, वैसा ही यहाँ बच्चों के लिए कहा गया कि बिल्कुल सही समय पे वो अपनी पतंग की डोर को साधते हैं। कभी खींच रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, कभी आगे झुक रहे हैं, कभी पीछे झुक रहे हैं। इस तरह से वो बच्चे पतंगे उड़ाने में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं अब हम। वो पेंग भरते हुए कहाँ तक चले आते हैं? वो कह रहे हैं ना आगे कि पेंग भरते हुए चले आते हैं अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। ये ऊपर की जो ये पंक्तियां हैं, ये हम एक साथ इसको ले सकते हैं कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, कि जब इतना लहराते हुए इतने लचीलेपन के साथ अक्सर पतंगे उड़ाते उड़ाते वो छतों के खतरनाक किनारों तक चले आते हैं। एक खतरे की जगह पे छतों के किनारों तक कहीं भी जहाँ भी खड़े हों बिल्कुल अपना पैर कभी कभी वहाँ से हटा देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल मगन रहते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कि जब बच्चे ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि पतंगे उड़ाने में सब कुछ भूल जाते हैं, तो उस समय अगर उन्हें गिरने से कोई बचाता है तो उनके रोमांचित शरीर का संगीत, उनकी बाकी इंद्रियां, उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो तो पतंगों के साथ लगी हैं, आंखें, नाक, कान, वो सब कुछ, लेकिन उनका जो मन और मस्तिष्क है, उनके शरीर का संगीत, यानी उनका शरीर जो अंदर से है, उनकी सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं, छठी इंद्रिय कह सकते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां तो पतंगों पे लगी हैं, लेकिन उनकी जो छठी इंद्रिय रोमांचित शरीर का संगीत, जो उनका शरीर भरा हुआ है पूरी तरह के रोमांच से पतंगे उड़ाने के, उसके अंदर एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसी इंद्रिय जागृत है जो उन्हें गिरने से बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। वो पतंग का एक धागा, पतंगे जो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर चली जा रही हैं, पतंगे तो ऊपर जा रही हैं लेकिन उसके धागे इन बच्चों को थामे रहते हैं, उन्हें गिरने से बचाते हैं। क्योंकि वो बच्चे इस समय छत पर या मैदान में नहीं हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों के साथ साथ वो भी ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं अपने रोम रोम से। रंध्र का मतलब रोम, रोए, जो रोम छिद्र होते हैं हमारे शरीर में, वो यानी वो पूरी तरह से अपने रोम रोम से उन पतंगों के साथ आसमान में उड़ रहे हैं और वो पतंगे ही उन्हें गिरने से बचाती हैं। आगे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पतंगों के धागे उन्हें थाम नहीं पाते हैं, वो बच्चे गिर जाते हैं। ऐसे दुर्घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, हालांकि दुखद होती हैं। आप ऐसे कोई कार्य करें, पतंगे उड़ाएं, तो सावधानी के साथ, ये इस कविता से भी हमें पता चलता है कि सावधानी ज़रूरी है। लेकिन ये बच्चे जो उड़ा रहे हैं, कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, वो गिर जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। तब तो गिर गए, चोट लग गई, घायल हो गए, लेकिन बचे हैं, कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत पीड़ा, थोड़ी बहुत चोट मिलती है, बच जाते हैं। लेकिन क्या इसके बाद वो पतंगे उड़ाना छोड़ देते हैं? नहीं, कवि कह रहा है और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। फिर पतंगे उड़ाना बंद नहीं करते, बल्कि जैसे ही ठीक होते हैं और भी तैयार होकर सूरज का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सुनहरे सूरज का सामना करने के लिए, अर्थात जैसे ही थोड़ा ठीक हुए, निकलते हुए सूरज के साथ वो भी घर से निकल पड़ते हैं कि चलो हम दोनों की यात्रा साथ साथ होगी,
आप पूर्व दिशा में ऊपर उठते जाओ और हम अपनी पतंगों को उड़ाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हमने खतरों से सीख भी लिया है कि एक खतरा, एक कोई गलती हमें सिखाती भी है। यहाँ इन कविता के माध्यम से कवि ये भी कहना चाहता है कि जब हमारे साथ कभी कभी ऐसे खतरे, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी बुराइयां हमारे साथ होती हैं, कभी कभी कुछ दोष हो जाते हैं, तो वो हमें हार मानने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, उन्हें सुधार कर फिर खड़े होना चाहिए। क्योंकि जब हम गिरेंगे तभी तो चलना सीखेंगे। तो ये बच्चे जब गिरते हैं, बच जाते हैं, तो पतंगे उड़ाना छोड़ते नहीं, बल्कि और निडर होकर और ज़्यादा हिम्मत के साथ सूरज का सामना करते हैं। उगते सूरज के साथ पतंगे उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी फिर से उनका साथ देने के लिए मजबूर हो जाती है। इन बच्चों की क्षमता, इनके संघर्ष और इनके हिम्मत के सामने पृथ्वी उन्हें कुछ कर नहीं पाती, बल्कि और भी तेज़ घूमते हुए उनका साथ देने के लिए वापस आ जाती है। और ये बच्चे फिर से पतंगे उड़ाने के लिए उतने ही जोश से इकट्ठे होते हैं और वापस अपने काम में, अपनी इच्छा पूर्ति में, अपने जोश और उल्लास में एक दूसरे के साथ शामिल होकर पतंगे उड़ाते हैं। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि कविता आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। इसके जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो मैं अपने सामने देख रही हूँ इस समय, कि कविता में इन सारे प्रश्न उत्तरों का समाधान आपका हो गया है, या आप कर लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके साथ साथ इन प्रश्नों के अलावा मैंने साथ में कुछ और ऐसे प्रश्न मैंने दिए हैं जो आपके स्वाध्याय के लिए अच्छे रहेंगे, और जो कविता में या प्रश्न उत्तर में जो बिंब वगैरह पूछे गए हैं, ये पढ़ने के समय आपको बताया, और मैं आगे स्वाध्याय वाले पॉइंट्स के साथ भी इसे ऐड कर रही हूँ। तो आप ये प्रश्न अभ्यास करें और कविता को पूरी तरह से अच्छे से तैयार करें, और समय आने पर आप भी पतंगे उड़ाएं और उसको महसूस करें जो इन बच्चों ने किया है, लेकिन सावधानी के साथ। धन्यवाद।